माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके बच्चों जी जान से आप लोग पढ़ाई में लगे होंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे राजनीति शास्त्र, जिसको हम लोग नागरिक शास्त्र भी बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर प्यारे बच्चों आप 10वीं क्लास में है ना, तो बेसिक मजबूत कर लीजिए, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट का आगे फ्यूचर में बहुत बड़ा भविष्य है। समझ गए ना, आगे बहुत बड़ा भविष्य है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इस चीज को अपना करियर बनाएं, यानी कि अगर हम राजनीति शास्त्र को अपना करियर बनाएं, राजनीति शास्त्र से आगे कोई भी काम हम करें, कोई भी, जैसे मान लिया ग्रेजुएशन ही करना है, इंटर ही करना है, अगर आर्ट्स से ले रहे हैं तो राजनीति शास्त्र आप ले सकते हैं, एक पसंदीदा सब्जेक्ट आपका हो सकता है। तो इसलिए ना आप उसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें, ताकि आप लोगों को किसी तरह का आगे कोई दिक्कत ना हो। और 10वां क्लास तो बेसिक है ना, अगर बेसिक बढ़िया रहेगा तो फिर आगे किसी प्रकार का कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगर अभी से ही आप इसमें कमजोर रहेंगे तो फिर आगे चाह करके भी आप इसको मजबूत नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए ना आप लोगों को ये सब्जेक्ट मजबूत करना जरूरी है। और हम इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं कि शायद आप लोगों का ये सब्जेक्ट स्ट्रांग हो भी जाए, लेकिन पहले आपको खुद से भी थोड़ा बहुत मेहनत जरूर करना होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग तैयार हो जाइए आज के इस क्लास के लिए, क्योंकि आज का भी ये क्लास एकदम पिछले क्लास के जैसा ही जबरदस्त होने वाला है। तो आप लोग अपना काम करिए, जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग लाइक करिए और शेयर करिए अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सभी दोस्तों के बीच, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आज के इस क्लास में भी जुड़े, जैसे कि पिछले क्लास में बच्चे जुड़े हुए थे। और आगे हम बढ़ते हैं, आज दूसरा क्लास है, इसके पहले हम ऑलरेडी एक क्लास ले चुके हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि जो बच्चे अभी तक इस टॉपर बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्दी से कर लीजिए। इस टॉपर बैच में कल से प्यारे बच्चों इकोनॉमिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर शुरू होने जा रहा है। इकोनॉमिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर कल से हम शुरू करने जा रहे हैं। और बाकी जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, अगर सबका प्रॉपर तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से पूरा सब्जेक्ट कवर करके पूरे नोट्स के साथ आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, तो फिर इस टॉपर बैच में आज ही आप लोग एडमिशन ले लीजिए। इस टॉपर बैच में एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन के लिए अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे कॉल करिए, 8114532021 या 9263991125, दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करिए। आराम से आपको एडमिशन मिलेगा और जानकारी भी मिलेगा, या फिर डायरेक्ट आप लोग जा करके ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं कोर्स को, जहां पर आपको तमाम तरह का फैसिलिटी है। पूरे साल भर हम आपको मात्र 999 में पढ़ा रहे हैं, नोट्स के साथ, डाउट्स क्लास के साथ, स्टडी मटेरियल के साथ। तो सब कुछ प्यारे बच्चों यहां पर मिल जाएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बैच को बहुत जल्द ज्वाइन कर लेंगे, जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं। चलिए भाई, हम आगे बढ़ते हैं। क्लास को आप लोग जल्दी से जल्दी भाई लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं, ताकि हम क्लास को शुरू करें। और क्लास शुरू करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज बता दें। अभी बहुत सारे बच्चों का हम कमेंट देख रहे थे, शायद एक ही बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर नागरिक शास्त्र का जनक अरस्तु बता दिए हैं, जो गलत है। एक बच्चे का कमेंट आ रहा था बार बार कि सर नागरिक शास्त्र का जनक आप अरस्तु बता दिए हैं। प्यारे बच्चों ना, इस कॉन्सेप्ट को ना हम क्लियर कर देते हैं, दूर कर देते हैं। समझ गए? शायद हम पिछले क्लास में आधा अधूरा बता पाए, या फिर आप आधा अधूरा समझ पाए, या फिर अच्छे से नहीं समझ पाए, ये भी हो सकता है। तो इस चीज को ना आज हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर देते हैं, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। दो चीज होता है प्यारे बच्चों, एक होता है नागरिक शास्त्र। आप कह रहे हैं कि सर हम नेट पर सर्च किए हैं, ठीक है भाई। एक होता है प्यारे बच्चों नागरिक शास्त्र, हम बता रहे हैं कि दोनों का लगभग लगभग सेम ही चीज होता है। और एक होता है राजनीति, समझ गए? एक होता है नागरिक शास्त्र प्यारे बच्चों, और एक होता है राजनीति, ठीक है ना, जिसको हम लोग राजनीति शास्त्र भी कहते हैं। लेकिन राजनीति, अगर राजनीति के जनक के बारे में बात किया जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर जनक के बारे में बात किया जाए कि किनके कौन जनक हैं, तो ध्यान रखिएगा, अगर राजनीति के जनक के बारे में बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो राजनीति के जनक अरस्तु हो जाएंगे, ठीक है ना। राजनीति के जनक कौन होंगे भाई? अरस्तु हो जाएंगे। अगर नागरिक शास्त्र के बारे में बात किया जाए, तो नागरिक शास्त्र के जनक कौन हो जाएंगे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ध्यान रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, मिस्टेक मत करिएगा। शायद ये चीज हम आपको पिछले क्लास में क्लियर नहीं कर पाए थे, शायद इसलिए आपको दिक्कत हुआ।
तो हम सोचे कि आज इस क्लास में है ना हम इस चीज को क्लियर कर देते हैं। नागरिक शास्त्र के जनक बेंजामिन फ्रैंकलिन, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राजनीति के जनक कौन है, तो राजनीति के जनक अरस्तु हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना, राजनीति के जनक अरस्तु हो जाएंगे, इस बात को नोटिस कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। पिछले क्लास में हम आपको क्या बताए थे, पिछले क्लास में हम आपको क्या बताए थे, शायद यहां पर मिस्टेक हमसे हुआ ये कि हम यहां पर नागरिक शास्त्र लिख दिए, यहां पर राजनीतिक शास्त्र में लिखना था। ओके ना, तो इस चीज को आप सुधार कर लीजिएगा, हम नोट्स में सुधार कर देंगे। जल्दी से बताइए, हम पिछले क्लास में प्यारे बच्चों पढ़ा रहे थे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जिसमें हम पिछले क्लास में लोकतंत्र के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाए थे और सत्ता में साझेदारी के बारे में हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाए थे। चलिए हम आगे आपको लेकर के चलते हैं और जल्दी से बता दीजिए आप हमें कि अभी तक लोकतंत्र का सबसे बढ़िया परिभाषा किन्होंने दिया या किसने दिया, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अभी तक लोकतंत्र का सबसे बढ़िया परिभाषा किसने दिया है, जो सबसे सटीक परिभाषा है, बताइए जल्दी से कमेंट करिए फास्ट। किसने दिया है लोकतंत्र का अभी तक सबसे बढ़िया परिभाषा किसने दिया है प्यारे बच्चों? आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा? अभी तक किसी बच्चे का जवाब नहीं आया है, लेकिन हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से बताइए। अब्राहम लिंकन ने, वाह बिल्कुल सही जवाब है। अभी तक लोकतंत्र का परिभाषा, ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र का सबसे बढ़िया परिभाषा जो दिया है, लोकतंत्र का सबसे बढ़िया जो परिभाषा दिया है प्यारे बच्चों, किसने दिया है? तो अब्राहम लिंकन ने दिया है, ध्यान रखिएगा, अब्राहम लिंकन ने। अच्छा आप ये बता दीजिए, अब्राहम लिंकन अमेरिका के किमा प्रधानमंत्री थे? अब्राहम लिंकन अमेरिका के कौन से प्रधानमंत्री थे? सीरियल नंबर में किमा नंबर पर आते हैं, बताइए तो। और अभी वर्तमान में किमा नंबर वहां का प्रधानमंत्री चल रहा है, हम आपको कल बताए थे, आपको हम कल प्यारे बच्चों बताए थे, ये बताए थे कि अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हैं। कितने राष्ट्रपति है भाई? 16वें राष्ट्रपति हैं, बताए थे ना, 16वें राष्ट्रपति हैं। जबकि जो बाइडन, ध्यान रखिएगा, वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं, वर्तमान राष्ट्रपति हम लिख देते हैं, वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन नाम है, तो इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, ठीक है ना, वर्तमान राष्ट्रपति, ठीक है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है? जो बाइडन। और अभी कौन है? हाँ अभी ही है जो बाइडन, जो कि 46वें राष्ट्रपति हैं, 46वें राष्ट्रपति हैं। नाम क्या है प्यारे बच्चों? जो बाइडन, ठीक है ना, जो बाइडन, जो बाइडन, ध्यान रखिएगा, जो बाइडन। और अगर 45वां राष्ट्रपति का बात किया जाए तो 45वां कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप, ध्यान रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, ये थे प्यारे बच्चों 45वां। अगर इसके इनके पहले 44वां की बात किया जाए तो कौन थे? 44वां कौन थे? बराक ओबामा थे ना, कौन थे? बराक ओबामा, कौन थे? बराक ओबामा, बराक ओबामा, जो कि एक अश्वेत राष्ट्रपति थे। क्या थे? अश्वेत राष्ट्रपति, मतलब काला आदमी थे, अश्वेत राष्ट्रपति। और बाकी जितने सारे भी राष्ट्रपति बने ये सब श्वेत थे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ये सब क्या थे? श्वेत राष्ट्रपति थे। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा कॉमन जानकारी के लिए। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको हम कल बताए थे सत्ता में साझेदारी के बारे में, और सत्ता में साझेदारी को समझाने के लिए हम बेल्जियम का और श्रीलंका का 2 एग्जाम्पल लिए थे, और आपको हम बताए थे किस तरीके से अगर सत्ता में साझेदारी हो जाए तो देश विकास कर जाता है, लेकिन अगर सत्ता में साझेदारी ना हो तो वह देश विकास नहीं करता है, बल्कि आंतरिक स्थिति और ज्यादा खराब हो जाता है, देश में गृह युद्ध जैसी समस्या भी हो जाती है। तो सत्ता में साझेदारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सत्ता में जितने सारे भी वर्ग हैं, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर, जिस आधार पर बटे हुए हैं, तो सभी को सत्ता का समान साझेदारी मिलना चाहिए, तभी जाकर के तालमेल बैठेगा, अन्यथा मामला बिगड़ जाएगा। तो ये सब कल हम आपको बता दिए थे, ठीक है ना, कल हम आपको बता दिए थे। अच्छा अब हम आपसे ये पूछ लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे को याद है, श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन भाषी लोग हैं? श्रीलंका में सबसे ज्यादा, ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन भाषा बोलने वाले लोग हैं? श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन भाषा बोलने वाला, सबसे ज्यादा किस भाषा को बोलने वाले लोग हैं? किस भाषा को बोलने वाले लोग हैं, बताइए तो, किस भाषा को बोलने वाले लोग हैं? फटाफट से बताइए, सबसे ज्यादा श्रीलंका में किस भाषा को बोलने वाले लोग हैं?
जवाब क्या होगा? सिंहली। बिल्कुल सही जवाब है। सिंहली भाषा बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा है। श्रीलंका में ना सिंहली भाषा ज्यादा बोला जाता है, तो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग वहां ज्यादा हैं। कल हम आपको प्यारे बच्चों ये सब बता दिए थे। श्रीलंका में सबसे ज्यादा किस भाषा को बोला जाता है? सिंहली भाषा को। लगभग 74% लोग वहां सिंहली भाषा को बोलते थे और 18% लोग तमिल भाषा को बोलते थे। ये बात हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। तो पिछले क्लास अगर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से किए होंगे तो इतना आपको कंफर्म हो गया होगा कि सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है। चलिए एक बार कमेंट करके बताइए, सत्ता में साझेदारी जरूरी है, हाँ या नहीं? आपका विचार क्या है? सत्ता में साझेदारी जरूरी है, हाँ या नहीं? आपका विचार क्या है? आप अपना विचार बताइए। और क्लास शेयर नहीं हो रहा है, क्लास को ना जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। और लाइक भी नहीं कर रहे हैं, लगभग 50% बच्चे अभी तक लाइक किए हैं, जबकि हम 3 बार बोल चुके हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हमें बार बार एक ही चीज को बोलना पड़े। बाकी सब बात आप लोग हमारा मानते हैं, लेकिन लाइक के लिए, शेयर के लिए हमें बार बार बोलना पड़ता है। आप लोग करते रहिए ना, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब श्रीलंका में सबसे ज्यादा किस भाषा को बोलने वाले लोग हैं? सिंहली भाषा को। ये बात बता दिए। सत्ता में साझेदारी जरूरी है, आप लोग का जवाब है कि हाँ सर, सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अभी परीक्षा में। देखिए ये क्वेश्चन परीक्षा में ना पूछा भी जाता है कि क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है, अगर हाँ तो कैसे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन बैंक उलट करके देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। यानी कि पहले भी बिहार बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है, अगर हाँ तो कैसे? चाहे तो अपने मन से भी लिख सकते हैं, या फिर जो आंसर हम लिखे हैं आप हूबहू ये भी लिख दीजिए तो मामला सही हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे कि हाँ, सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी से विभिन्न समूहों के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है। ठीक है ना? जो विभिन्न समूह होते हैं, समूह कहने का मतलब जो अलग अलग लोग होते हैं, धर्म के आधार पर जो बटे हुए हैं, जो जात के आधार पर बटे हुए हैं, जो समुदाय के आधार पर बटे हुए हैं, जो भाषा के आधार पर बटे हुए हैं, काले गोरे के आधार पर जो बटे हुए हैं, जो अमीर गरीब के आधार पर बटे हुए हैं, उनके बीच में ना टकराव कम हो जाता है। ठीक है ना? उनके बीच में टकराव कम होता है। तो सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी से विभिन्न समूहों के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है। सत्ता के बंटवारा से लोकतांत्रिक व्यवस्था भी ठीक रहता है, क्योंकि जब तक सत्ता का बंटवारा नहीं होगा लोकतंत्र अच्छा नहीं, मतलब अच्छा से चलेगा ही नहीं। लोकतंत्र मतलब क्या हुआ? सबको समान अधिकार। लोकतंत्र मतलब यही ना हुआ। लोकतंत्र मतलब जनतंत्र, मतलब जनता का शासन। जनता का शासन मतलब सबको समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। तो सत्ता का जब बंटवारा हो जाता है, जब सत्ता का साझेदारी हो जाता है, तो लोकतंत्र का व्यवस्था भी एकदम ठीक से चलता है। सत्ता में साझेदारी हो जाने से समाज में रहने वाले सभी वर्ग देश के योगदान में अपना योगदान देते हैं और देश के हित के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। देखिए जब तक सत्ता में साझेदारी नहीं होता है ना, लोग अपना अधिकार के लिए लड़ता है। ठीक है ना? लोग अपना अधिकार के लिए लड़ता है। अरे हमको ये चीज नहीं दे रहा है, हम इस जाति से बिलोंग करते हैं तो हमको ये फायदा नहीं मिल रहा है, वो उस जाति से बिलोंग करता है तो उसको ये फायदा नहीं मिल रहा है। मतलब जब तक सत्ता में साझेदारी नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब तक सत्ता में साझेदारी नहीं होता है तब तक लोग अपने लिए सोचते हैं, अपने फायदे के लिए सोचते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। लेकिन जब सत्ता में साझेदारी हो जाता है तब लोग देश के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि देश के योगदान में किस तरीके से हम अपना योगदान दें, और देश के हित के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर सत्ता में साझेदारी नहीं हो तो लोग ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए भी सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है। इसलिए सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा भी कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान रखिएगा कि सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि लोकतंत्र का आत्मा किसे कहा जाता है, तो सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। ठीक है ना? लोकतंत्र का आत्मा किसे कहा जाता है? सत्ता में साझेदारी को लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। यानी कि जब शरीर से आत्मा निकल जाता है तो शरीर फिर कोई काम करता है? बताइए। शरीर से जब आत्मा निकल जाता है तो कहते हैं ना कि जब आत्मा निकल गया तो वो परमात्मा में मिल गया, यानी कि जब आत्मा निकल गया तो शरीर मर गया। हम लोग यही ना बोलते हैं। और वैसे ही जब लोकतंत्र से सत्ता का साझेदारी निकल जाएगा, यानी जब लोकतंत्र में सत्ता का साझेदारी नहीं रहेगा, तो समझिए ना कि लोकतंत्र का आत्मा निकल जाएगा, लोकतंत्र मर जाएगा। तो लोकतंत्र जिंदा रहे इसके लिए सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है। तो समझ में आ गया? बताइए, फटाफट से बता दीजिए, समझ में आ गया? सारे बच्चों को समझ में आ गया ना सत्ता में साझेदारी जरूरी है, अगर हाँ तो कैसे, ये सबको समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन,
और क्वेश्चन तो हम आपको बताएंगे ही, आज तो सिर्फ क्वेश्चन ही बताएंगे, जितना भी टॉपिक हम कल बताए ना उससे संबंधित आज क्वेश्चन ही बताएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर लोकतंत्र तो हम लोग समझ लिए, लोकतंत्र के बाद हम लोग सत्ता में साझेदारी भी समझ लिए कि आखिर सत्ता में साझेदारी होता कैसे है। अब हम लोग देखेंगे कि शासन का बंटवारा कैसे होता है, हमारे लोकतंत्र में शासन का बंटवारा कैसे होता है। अब हम लोग इस चीज को समझेंगे, क्योंकि असली चीज यही है, शासन का बंटवारा, किसको कितना पावर दिया गया है। समझ में आया? इस लोकतंत्र में किसको कितना पावर दिया गया है, यह चीज समझना ना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इस चीज को आप समझ जाते हैं तो समझिए कि आप पावर समझ जाएंगे कि कहां किसके पास कितना पावर है। समझ में आया? तो हम लोग ये देखेंगे कि शासन का बंटवारा कैसे होता है। तो ध्यान से समझिएगा, शासन का बंटवारा दो तरीके से हुआ, ठीक है ना। हमारे देश में शासन का बंटवारा दो तरीके से हुआ, एक तो हुआ क्षैतिज बंटवारा और दूसरा हुआ स्तरीय बंटवारा, ठीक है ना। एक हुआ क्षैतिज बंटवारा और दूसरा हुआ स्तरीय बंटवारा। जो क्षैतिज बंटवारा हुआ उसमें भी 3 पार्ट हैं और जो स्तरीय बंटवारा हुआ उसमें भी 3 पार्ट हैं। ध्यान से समझिएगा, ये ग्राफ ना आपको बहुत कुछ बताएगा। जो क्षैतिज बंटवारा हुआ उसमें भी 3 पार्ट हैं, जो स्तरीय बंटवारा हुआ उसमें भी 3 पार्ट हैं। पहले हम लोग समझते हैं क्षैतिज बंटवारा को, उसके बाद हम लोग समझेंगे स्तरीय बंटवारा को, वो बड़ा चीज है। इधर वाले को ना हम बहुत आराम से बहुत ही बारीकी वे में समझ सकते हैं। देखिए होता क्या है क्षैतिज बंटवारा में कि सबसे ज्यादा पावर किसके पास होता है, विधायिका के पास। विधायिका क्या काम करता है, नियम कानून सब बनाता है, ठीक है ना। विधायिका का काम क्या है, नियम कानून को बनाना, ठीक है। विधायिका का काम है नियम कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है भाई, कार्यपालिका का काम है कि विधायिका के द्वारा जो नियम कानून बनाया गया उसको हम अच्छे से देश में राज्य में लागू करवाएं, ठीक है ना। विधायिका नियम कानून बना करके छोड़ दिया, उसको लागू कौन करवाएगा, कार्यपालिका। अगर लागू करवाया और कोई आदमी इंगा ढिंगी कर रहा है, कोई आदमी कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे कानून, या फिर उस कानून को इग्नोर करके कोई गलत काम कर रहा है, तो उसके लिए है न्यायपालिका। न्यायपालिका उसको सजा देगा कि तुम आखिर कानून को क्यों नहीं मान रहे हो। समझ में आया ना। तो ये सब चीज प्यारे बच्चों आपको समझना होगा। चलिए क्षैतिज बंटवारा को ना हम एकदम आराम से बारीकी से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम लोग ना क्षैतिज बंटवारा को पहले समझ लेते हैं। ओके, क्षैतिज बंटवारा को समझते हैं कि हमारे देश में क्षैतिज बंटवारा कैसे हुआ। ये जो क्षैतिज बंटवारा हुआ प्यारे बच्चों, ये ना 3 भाग में हुआ। सबसे पहला भाग हम आपको क्या बताए, विधायिका। विधायिका, विधायिका का काम क्या है भाई, विधायिका का काम क्या है। जैसे विधायिका में आ जाते हैं कौन, हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो हैं वो विधायिका में आएंगे। बाकी जितने सारे भी मंत्री हो जाते हैं, जो विधायक हैं, मतलब ये जो पॉलिटिकल दल हैं, पॉलिटिकल जो लोग हैं वो सब आते हैं विधायिका में, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि एक सिंपल हम आपको एग्जांपल देते हैं। बिहार में पहले दारू चलता था, बिहार में तो पहले दारू बंद नहीं था, इधर नीतीश सरकार आया तो 2-4 साल पहले दारू बंद कर दिया, ठीक है ना। नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने क्या किया, दारू को ही बंद करवा दिया। यानी कि नीतीश कुमार क्या किए, कानून बना दिए, एक नया कानून बनाए कि अब बिहार में दारू नहीं बिकना चाहिए। समझ में आया, बिहार में अब दारू नहीं बिकेगा, ये नया कानून बन गया, ठीक है ना। तो विधायिका क्या किया भाई, कानून बना दिया, उसको विधानसभा से पास भी करवा दिया। एक्चुअल में ऐसे ही नीतीश कुमार बोल देंगे कि आज से ये कानून रहेगा, आज से ये कानून रहेगा, वैसे काम नहीं होता है। समझ में आया ना, वैसे काम नहीं होता है। उसके लिए ना बिहार में जितने सारे भी विधायक हैं, ठीक है, नीतीश कुमार के पास जितने सारे भी विधायक हैं, सब विधायक जाकर के कहां बैठेंगे, कहां बैठेंगे बताइए, विधानसभा में। अच्छा ये बताइए बिहार में विधानसभा का सीट कितना है, पहले देखते हैं बिहार में टोटल कितना विधानसभा का सीट है, जल्दी से बताइए तो। बिहार में टोटल विधानसभा के कितने सीट हैं, मतलब टोटल कितना विधायक है बिहार में, हाँ जल्दी से बताइए। बिहार में टोटल कितना विधायक है जी, विधानसभा के टोटल कितने सीट हैं, 200 कितना, 243 है ना, 243 सीट है ना विधानसभा के। और 243 जो विधायक हैं प्यारे बच्चों, ये सभी बैठेंगे विधानसभा में, ठीक है ना। विधानसभा का चित्र हम आपको दिखाना चाहेंगे, लेकिन इंटरनेट तो चल नहीं रहा है, इसमें इंटरनेट नहीं दिया हुआ है आज, तो दिखाएंगे कभी बाद में हम। विधानसभा, विधानसभा कहाँ में है, पटना में है, ठीक है ना। विधानसभा कहाँ में है, पटना में है, ठीक है। विधानसभा कहां में है, पटना में है। इस विधानसभा में सभी 243 विधायक जाकर के बैठते हैं, ठीक है ना। जब कोई नया कानून बनाना होता है तो नया कानून इस विधानसभा में रखा जाता है। अगर आधा से अधिक विधायक उसका समर्थन कर देता है,
ठीक है ना। अगर आधा से अधिक विधायक उस चीज का समर्थन कर देता है कि नहीं भाई सचमुच में ये चीज अब लागू होना चाहिए, तो वो कानून बन जाता है। ठीक है ना। तो बिहार में नीतीश कुमार जी बोले कि अब दारू बंद होना चाहिए, उस कानून को लेकर के आए विधानसभा में, विधानसभा से उसको पारित करा दिए। विधानसभा से क्या करा दिए? उस कानून को पारित करा दिए। पारित मतलब यहां से पास हो गया, यहां पर विधायकों का ना वोट मिल गया कि हाँ भाई ये कानून होना चाहिए, अब ये कानून होना चाहिए। ठीक है। तो विधानसभा से पारित होने के बाद शराबबंदी लग गया। ठीक है, क्या लग गया? शराबबंदी लग गया। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, शराबबंदी हो गया मतलब शराब बिकना बंद हो गया। ठीक है ना। अब शराब पकड़ाएगा तो भाई लोगों को जेल हो जाएगा। तो शराबबंदी जब लगा तो विधायिका ने लगवाया, क्योंकि विधायिका क्या बनाया? कानून बनाया। विधायिका क्या बनाया? कानून बनाया। कानून बनाना इसका काम है, कानून बनाना इसका काम है। तो विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। समझ में आ गया? तो विधायक जी सब मिल करके ना, विधायक जी ये सब मिल करके कानून बना करके छोड़ दिए। विधायिका नाम से ही आपको पता चल रहा है ना, विधायिका मतलब विधायक, सोच लीजिए। विधायिका मतलब विधायक, मतलब कानून बनाने वाला, मतलब जिसके पास पावर है। ठीक है ना। तो विधायिका कानून बनाने वाला हो गया। अच्छा, अब ये जो कानून बना प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए, अब ये जो कानून बन गया तो क्या दारू पकड़ने के लिए मंत्री जी आते हैं? दारू पर कहीं अगर कोई, अगर कानून बन गया कि अब दारू नहीं बेचना है, नहीं दारू पीना है, तो अगर कहीं दारू बिक रहा है तो क्या पकड़ने के लिए मंत्री जी आते हैं? नीतीश कुमार आते हैं छापा मारने के लिए? नहीं ना। छापा मारने के लिए कौन आता है? पुलिस आता है, दरोगा आता है, एसपी आता है, डीएम आता है, ये सब ना आता है? बताइए, छापा मारने के लिए कौन आता है? जो प्रशासन है। समझ गए ना। तो ये होता है प्रशासन, क्या होता है? कार्यपालिका। प्रशासन क्या होता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम ये है, ध्यान से सुनिएगा, कार्यपालिका, कार्य मतलब किसी भी काम को, पालिका मतलब पालन करवाने वाला। ठीक है ना। काम को पालन करवाने वाला, यानी कि विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया उस कानून को पालन करवाने की जिम्मेदारी किस पर है भाई? कार्यपालिका पर है। कार्यपालिका क्या करेगा? कानून को देश में अच्छे तरीके से लागू करवाएगा। ठीक है ना। कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को अच्छे तरीके से, कानून को अच्छे तरीके से लागू करवाना। ठीक है ना। अच्छे तरीके से, कानून को अच्छे तरीके से लागू करवाना। ठीक है ना। लागू कराना, लागू करवाना। और दूसरा काम क्या है? विधि व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है। विधि व्यवस्था, विधि व्यवस्था बनाए रखना। समझ में आया? विधि व्यवस्था बनाए रखना मतलब विधि व्यवस्था बिगड़े नहीं। समझ में आया ना। अगर कोई आदमी नियम कानून से हट के काम कर रहा है, किसी को कोई मार दिया, माथा कपार फोड़ दिया, मर्डर कर दिया, चोरी झपटी छीना डकैती, ये सब जो काम होता है ना, ये सब पर देखरेख कौन करता है? कार्यपालिका। मतलब कि कानून के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं, कानून के खिलाफ आप जाइएगा आपके खिलाफ में एक्शन ले लेगा कौन? कार्यपालिका। कार्यपालिका में जैसे बड़ा बाबू हो गया, दरोगा जिसको बोलते हैं ना, दरोगा, अब एसपी हो गया, डीएम हो गया, डीएसपी हो गया, ये सब मतलब प्रशासन के जितने सारे भी अंग हैं, प्रशासन के जितने सारे भी अंग हैं, सब किस में आ जाएंगे? कार्यपालिका में आ जाएंगे। तो इधर जो विधायिका है ये कानून बना करके छोड़ दिया, कहा कि भाई हम लोग का काम है सिर्फ कानून बनाना, हम कानून बना करके छोड़ देंगे, उससे पालन करवाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? उस कानून को पालन करवाने की जिम्मेदारी है कार्यपालिका के ऊपर। ठीक है ना। अब कार्यपालिका भिड़ गया भाई कि एकदम अच्छे से कानून को पालन करवाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उस काम में अगर कोई बाधा डालता है, समझिएगा ध्यान से, उस काम में अगर कोई बाधा डालता है, यानी कि अगर कानून को कोई अच्छे से नहीं मानता है, कहता है कि हम कानून नहीं मानेंगे, शराब बंद है, वो चोरी छुपे शराब को बेच रहा है, ठीक है ना, लोगों को मारना गुनाह है, वो लोगों का मर्डर कर रहा है, लोगों का रात में मोबाइल छीन ले रहा है, लोगों का गाड़ी छीन ले रहा है, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? कानून के खिलाफ काम है ना। तो कानून के खिलाफ जो काम कर रहा है उसको उसको कार्यपालिका क्या करेगा? पकड़ेगा, गिरफ्तार करेगा। ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, ये कानून बना दिया, कानून को जो नहीं पालन किया उसको गिरफ्तार करेगा कौन? कार्यपालिका। कार्यपालिका कहेगा कि ससुरा तू नहीं मानेगा बात को, सरकार नियम कानून बना दिया, तुमको पता नहीं है, चलो हवालात में तुमको बंद करते हैं, ला के उसको क्या करेगा? थाना में बंद करेगा। ठीक है ना। तो कार्यपालिका का काम क्या है? जो कानून नहीं मान रहा है उसको चिन्हित करना और उसको क्या करना? गिरफ्तार करना। दंड देने का अधिकार इसको नहीं है। अगर कोई पुलिस तुमको कस्टडी में मारता है तो गलत कर रहा है, ठीक है ना। कभी कभी होता है ना, पुलिस पकड़ा और मारना शुरू कर दिया तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि दंड देने का अधिकार ना ये कार्यपालिका को नहीं है। कार्यपालिका सिर्फ अरेस्ट कर सकता है, दंड देने का अधिकार उसको नहीं है। लेकिन आजकल लोग
मारना शुरू कर देता है। लेकिन लोग नियम कानून नहीं जानता है, जिसके वजह से चुपचाप जी सर मत मारिए सर, हमको मत मारिए सर, गलती हो गया सर, ये सब करने लगता है, जबकि मारने का अधिकार नहीं है। यहां तक कि अगर आप लोग कहीं बाइक से जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहां तक कि अगर आप लोग कहीं बाइक से जाते हैं तो कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है, कहता है कि जी लाइसेंस दिखाओ, है तुम्हारे पास गाड़ी का कागज दिखाओ, और पुलिसवा क्या करेगा ना कि सड़ से गाड़ी का चाबी खींच लेगा, ठीक है ना, तुरंत गाड़ी का चाबी निकाल लेगा। पुलिस को इतना पावर नहीं है कि वो तुम्हारे गाड़ी का चाबी खींच ले। आप भले उससे लाइसेंस मांग सकते हैं, कागज की मांग कर सकते हैं, लेकिन आपके काम के ये खिलाफ है कि आप किसी के गाड़ी का चाबी खींच ले। अगर कोई भागने का प्रयास कर रहा है तब ऐसी स्थिति में आप गाड़ी का चाबी खींच सकते हैं, लेकिन अगर कोई अपना मन से रुक गया और रुकने के बाद अगर आप उसके गाड़ी का चाबी निकाल लिए ना, तो उस पुलिस वाले पर केस हो सकता है, उसको दंड मिल सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, ऐसा कानून में प्रावधान है, ठीक है। तो ये कार्यपालिका क्या करेगा, जो कानून बना अगर उस कानून को कोई नहीं मान रहा है तो ये कार्यपालिका उसको क्या करेगा, गिरफ्तार करेगा। गिरफ्तार करके किसके पास ले जाएगा, गिरफ्तार करके ले जाएगा न्यायपालिका के पास। किसके पास, न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका के पास लेकर के जाएगा कि देखिए भाई, ये आदमी कानून नहीं मान रहा था, इसको जो दंड बुझाए दंड दे दीजिए, ठीक है ना। तो न्यायपालिका का काम क्या है, न्यायपालिका का काम क्या है, दंडित करना। दंडित करना मतलब जो कानून नहीं मान रहा है उसको दंडित करना। न्यायपालिका कौन है, कोर्ट। समझ में आया, न्यायपालिका कौन है, कोर्ट है। कोर्ट में जज साहब बैठे हैं ना, कोर्ट में फैसला करने के लिए जज साहब बैठे हैं ना, किसका गलती है किसका गलती नहीं है, ये फैसला करने के लिए कोर्ट में जज साहब बैठे हुए हैं। तो न्यायपालिका का काम है दंडित करना। तो देखिए सबका काम यहाँ पर ना, सबका पावर बटा हुआ है। अभी हम आपको क्या बता रहे थे, यही ना बता रहे थे, शासन का बंटवारा, कि कैसे कैसे लोग शासन करता है, शासन का बंटवारा पढ़ा रहे थे ना। तो शासन होता है क्या, कि विधायिका कानून बना दिया, ठीक है, जो कानून बना उस कानून को पूरे राज्य में, ठीक है ना, उसको पूरे राज्य में अच्छे तरीके से संचालन कराने का जिम्मेदारी किसके ऊपर है, कार्यपालिका के ऊपर है। अगर कोई व्यक्ति उस कानून को नहीं मानता है, उस कानून के खिलाफ जाकर के काम करता है, तो ये कार्यपालिका उसको गिरफ्तार करके किसके पास ले जाएगा, न्यायपालिका के पास, और न्यायपालिका उसको क्या करेगा, दंडित करेगा। प्रावधान है, ये गलती करोगे तो 2 साल का सजा, ये गलती करोगे तो 6 महीने का सजा, ये सब प्यारे बच्चों प्रावधान है जो कि न्यायपालिका के ऊपर रहता है, ठीक है ना। तो ये पावर बटा हुआ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये होता है पावर का क्षैतिज बंटवारा। समझ में आया, ये होता है पावर का क्षैतिज बंटवारा। समझ में आ गया, ये सेक्शन समझ में आया आप लोगों को, बताइए जल्दी से, ये चीज समझ में आ गया है, जल्दी से बताइए। कार्यपालिका का काम क्या है सर, बताए तो अभी ना कि कार्यपालिका का काम है नियम कानून को पूरे राज्य में अच्छे तरीके से पालन करवाना। जो कानून बना विधायिका के द्वारा या फिर हमारे संविधान में जो कानून है, उस कानून को अच्छे तरीके से पालन करवाना। अगर कोई पालन न करे तो उसको गिरफ्तार करके न्यायपालिका के पास ले जाना कि भाई देखिए ये कानून नहीं मान रहा था, ये इस चीज का उल्लंघन किया है, ये आदमी का मोबाइल छीना है, गाड़ी छीना है, चोरी किया है, डकैती किया है, लूटपाट किया है, ठीक है ना, मर्डर किया है, दारू बंद है फिर भी दारू बेच रहा था, दारू पी करके सड़क पर टल्ली होल था। ये सब काम है किसका, न्यायपालिका का, कि उसको किस हिसाब से सजा दिया जाए, ठीक है ना। कार्यपालिका का काम है उसको गिरफ्तार करना, अच्छे तरीके से कानून को पालन करवाना। समझ में आ गया, बताइए, समझ में आ गया, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बता दिए। जितने सारे भी प्रशासन होते हैं ना, ये सब आते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत। ये जितने भी प्रशासन होते हैं ना, सब आते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत। बताइए सही हो गया, ये सब प्यारे बच्चों जितने सारे भी प्रशासन है, दरोगा हो गया, पुलिस हो गया, डीएसपी हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, एसडीएम हो गया, इसके अलावा डीएम हो गया, एसपी हो गया, मतलब जो भी है ना, जो भी प्रशासन के अंग है ना, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। सीओ, बीडीओ, एसडीओ, एसडीएम, मतलब जितने सारे भी आप लोग प्रशासन के अंग देख रहे हैं, सब किनके सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, जो कि कानून को अच्छे तरीके से राज्य में क्या करवाते हैं, लागू करवाते हैं, कानून को पालन करवाते हैं। समझ में आ गया, तो सिंपल समझ लीजिए, विधायिका कानून बनाता है, उस कानून बनाए गए कानून को पालन कौन करवाता है, कार्यपालिका। अगर ये कार्यपालिका, हाँ हालांकि कुछ केस में ना कार्यपालिका को भी दंड देने का अधिकार है, जैसे अगर कोर्ट कह दे कि हम इसको ना रिमांड पर भेजते हैं, पुलिस रिमांड में भेजते हैं,
ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी क्या होता है ना कि कोर्ट जो है वो मुजरिम को भेज देता है रिमांड पर कि हम इसको 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेजते हैं। वैसी स्थिति में पुलिस को यह पावर है कि किसी तरीके से उससे सच उगलवाना, समझ गया है ना। तो कभी कभी देखते होंगे कि आदमी जब पुलिस रिमांड में होता है ना, उसको मार के पीट के प्रताड़ित करके चाहे जैसे भी हो करंट लगाता है, ये करता है वो करता है और उससे सच उगलवाता है। तो वहां पर मारने पीटने का पावर आ जाता है कार्यपालिका के पास, ठीक है, वहां पर मारने पीटने का पावर कार्यपालिका के पास आता है। लेकिन कार्यपालिका न्यायपालिका से आदेश लेकर के ही कुछ कर सकता है, ठीक है ना, न्यायपालिका से आदेश लेकर के ही। अगर कोर्ट कह देगा कि जाइए 5 दिन के लिए हम पुलिस रिमांड पर भेजते हैं, तो जाइए आराम से करिए, ठीक है ना। ये सब कुछ होता है, समझ में आ गया, बताइए, समझ में आ गया ना। डीएम का काम क्या है सर? डीएम का काम होता है पूरे जिला में जितने भी सारे काम हो रहे हैं सभी काम के ऊपर उसका निगरानी रहेगा। मतलब कह लीजिए ना कि जैसे डीएम जो है ना एक जिला का मालिक है। डीएम क्या है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नाम ही है उनका। डीएम क्या होता है? एक मजिस्ट्रेट होता है जी, एक कलेक्टर है, जज है भी, वो फैसला भी सुना सकता है, उनका अपना कोर्ट होता है। समझ में आया ना। मजिस्ट्रेट मतलब क्या होता है? जज। मजिस्ट्रेट मतलब जज, मतलब एक जिला पर उनका पूरा कब्जा है। उस जिला में जितने सारे भी अधिकारी हैं, उस जिला में जितने सारे भी व्यक्ति हैं, उस जिला में जितने सारे भी सरकारी कार्यालय हैं, उस जिला में जितने सारे भी प्राइवेट कार्यालय हैं, सब पर उनका अधिकार है। जब चाहे तब किसी को कुछ भी उस जिला में वो कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कानून के खिलाफ जाकर के नहीं, कानून के दायरे में रह करके ही। ऐसा नहीं कि उनको पावर मिल गया है तो कानून का उल्लंघन करके कुछ भी कर सकते हैं। डीएम साहब को भी पावर नहीं है कि कानून का उल्लंघन कर दें, कानून के दायरे में रह करके ही उनको सब काम करना पड़ता है। तो एक्चुअली में डीएम का पावर इतना होता है प्यारे बच्चों कि वो जिला में किसी भी पदाधिकारी को कभी भी कुछ भी कहीं पर भी बुला करके कोई सवाल कर दे, किसी को सस्पेंड कर दे, कोई गलत काम कर रहा है तो किसी को सजा दे दे, मतलब कोई भी काम वो कर सकता है, ठीक है ना। चूंकि एक जिला का मालिक होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक पूरे जिला का मालिक होता है, ठीक है, समझ में आ गया, बताइए, समझ में आ गया ना। आईएएस कंप्लीट करने पर बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना जाता है। इसके लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना होगा। अगर आप भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं तो यूपीएससी क्लियर करने के लिए तैयार रहिए, ठीक है ना, यूपीएससी क्लियर आपको करना होगा। और एसपी, एसपी भी क्या होता है? जिला में एक होता है, ठीक है ना। एसपी भी क्या होता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिनको हिंदी में कहा जाता है पुलिस अधीक्षक, ठीक है ना। वो क्या होता है? एक जिला में जितने सारे भी पुलिस हैं, जितने सारे भी दरोगा हैं, जितने सारे भी इंस्पेक्टर हैं, जितने सारे भी डीएसपी हैं, मतलब एक जिला में जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं सबका हेड कौन होता है? एसपी होता है, ठीक है ना। एक जिला में जितने भी सारे पुलिस पदाधिकारी हैं उन सबका हेड कौन है? एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है ना, पुलिस अधीक्षक बोला जाता है। और वो निकलता है आईपीएस से। आईएएस क्वालिफाई करिएगा तो डीएम बनिएगा, ठीक है ना, आईएएस क्वालिफाई करिएगा तो डीएम बनिएगा। और डीएम के ऊपर भी बहुत सारे चीज होते हैं, लेकिन शुरुआत में ना आपको डीएम बनाएगा और डीएम के बाद फिर प्रमोशन होते होते आप सचिव तक जा सकते हैं, अपर सचिव बन जाइएगा, प्रधान सचिव बन जाइएगा, सरकार के मुख्य सचिव बन जाइएगा। समझ में आया ना। ये सब होते हैं आईएएस, जो सरकार के सचिव होते हैं, प्रधान सचिव होते हैं, अपर सचिव होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, सरकार के मुख्य सचिव होते हैं, ये सब आईएएस होते हैं। पहले कहीं ना कहीं वो लोग डीएम रह चुके हैं, ठीक है ना। तो आईएएस के लिए ना डीएम सबसे निचला पोस्ट है जी। आईएएस के लिए ना डीएम निचला पोस्ट है, समझ में आ गया। डीडीसी भी हो जाते हैं, उसके नीचे उनको बोला जाता है उप विकास आयुक्त बोला जाता है, कमिश्नर, ये सब हो गया। तो ध्यान रखिएगा। तो डीएम जो होता है ना वही प्रमोशन होकर के सचिव बनता है। तो एक मतलब कि जितने सारे भी पुलिस पदाधिकारी हो गए या फिर कोई भी हो गए, सबका प्रधान कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। लेकिन पुलिस पदाधिकारी सबका हेड कौन होता है? एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, ठीक है ना। और वो इंडियन पुलिस सर्विस से निकलता है, मतलब आईपीएस का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। दोनों यूपीएससी से ही होता है। अगर अच्छा रैंक आ गया तो आईएएस मिल जाता है, अगर थोड़ा सा निचला रैंक आया तो आईपीएस मिल जाता है, ठीक है ना। आईएएस मिला तो फिर डीएम बन जाइए, आईपीएस मिला तो एसपी बन जाइए, ये सब होता है। ओके, समझ में आ गया। डीजीपी, ये सब जो बात है ना, डीजीपी जो आप बच्चे बोल रहे हैं कि सर डीजीपी, डीजीपी ना सबसे ऊपरा पोस्ट होता है बिहार का। बिहार में जितने सारे भी पुलिस पदाधिकारी हैं, एसपी ही क्यों ना रहे, सब एसपी का, सब कमिश्नर का, सबका हेड होता है कौन? डीजीपी। डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है? डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है ना। मतलब सबका हेड कौन होता है? डीजीपी।
अगर बिहार में कहीं कोई घटना घट जाता है तो नीतीश कुमार किसको फोन करेंगे? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री किसको फोन करेंगे? डीजीपी को फोन करेंगे। ऐसा नहीं है कि दरोगा से नीतीश कुमार बात कर लेंगे, एसपी से नीतीश कुमार बात करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर कहीं पर कोई घटना घट जाता है नीतीश कुमार फोन करेंगे किसको? डीजीपी को। ठीक है ना? देखिएगा ध्यान से, अगर मान लिया जाए कि कोई गांव में घटना घट गया, ठीक है ना, तो सीएम है ऊपर में, सबसे ऊपर में बैठे कौन है? सीएम। चीफ मिनिस्टर बैठल है, चीफ मिनिस्टर तुरंत फोन उठाएंगे और धरा देंगे डीजीपी को। देखिए जी यहाँ यहाँ क्या घटना हुआ है, पूरा मीडिया में शोरगुल चल रहा है, आप ध्यान नहीं देते हैं, पुलिस पदाधिकारी क्या कर रहा है, सो रहा है, ये कर रहा है, मतलब जो भी खरी खोटी सुनाना है ना, नीतीश कुमार सुना देंगे किसको? नीतीश कुमार सुना देंगे डीजीपी को। किसको सुना देंगे? डीजीपी को सुना देंगे, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को सुना देंगे। ये बिहार में सबसे हेड पुलिस पदाधिकारी होता है, सबसे हेड पुलिस पदाधिकारी, इसके ऊपर पुलिस पदाधिकारी राज्य में नहीं होता है। तो डीजीपी के पास जैसे ही फोन आएगा, अब डीजीपी क्या करेगा? डीजीपी क्या करेगा? डीजीपी सुन लिया चुपचाप, जी सर हम दिखवाते हैं सर, सर अभी हम चेक करवाते हैं सर। डीजीपी तो ये करके रख दिया, अब डीजीपी लगाएगा फोन। ससुरा ये सब क्या करता है, इस हमको हम तुरंत बताते हैं। अभी डीआईजी के पास फोन लगाया, डीजीपी क्या करेगा? एसपी को फोन नहीं करेगा, ये किसको फोन करेगा? डीआईजी को फोन करेगा। ठीक है ना? डीआईजी को फोन करेगा। अब डीआईजी को फोन करेगा, डीआईजी क्या करता है जी, यहाँ पर ये घटना घट गया, कहाँ आप सुतल रहते हैं, इस प्रकार का घटना घटता है, पूरा मीडिया में शोरगुल हो गया है, क्या आप कर रहे हैं, जल्दी से जाइए वहां पर असल जांच करिए, ये करिए वो करिए, हमको रिपोर्ट चाहिए, आधे घंटे में रिपोर्ट चाहिए। तो इस प्रकार से ना, देखिए सीएम प्रेशर बनाया डीजीपी पर, डीजीपी प्रेशर बनाया डीआईजी पर। अब डीआईजी कहेगा कि जी सर हम तुरंत चेक करवा रहे हैं सर, तुरंत सर मामला को हम तुरंत सॉर्ट आउट करते हैं सर, ठीक है सर, ओके सर, जय हिंद सर, तुरंत ये कह करके ना फोन रखेगा। और डीआईजी किसको फोन करेगा? डीआईजी फोन करेगा अब एसपी को। डीआईजी फोन करेगा एसपी को, कहेगा कि एसपी क्या करता है जी, बड़ा इसके में दिक्कत हो रहा है। एसपी को फोन किया, क्या कर रहे हैं आप, आपके यहाँ पर ये हो गया है, ये हो गया, बताइए बताइए यहाँ पर क्या हो गया है, इसका रिपोर्ट चाहिए हमको, 10 मिनट के अंदर हमको रिपोर्ट चाहिए, इसका जल्दी से हमको रिपोर्ट दीजिए। तुरंत एसपी को फोन किया, एसपी बोला जी सर तुरंत रिपोर्ट भेज रहे हैं सर, सर जय हिंद सर, तुरंत मतलब कि एसपी को फोन किया। अब एसपी क्या करेगा? अब एसपी तो तुरंत उठेगा पुठेगा, निकल नहीं जाएगा। एसपी क्या करेगा? एसपी फोन करेगा डीएसपी को। एसपी किसको फोन करेगा? डीएसपी को फोन करेगा। डीएसपी है, डीएसपी क्या कर रहा है जी, है बताइए, यहाँ पर ये चीज हो गया है, क्या कर रहे हैं, जल्दी से जाइए, इस घटना का पूरा ब्यौरा दीजिए हमको, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके दीजिए। ठीक है ना? अब डीएसपी को फोन आया, डीएसपी बोला जी सर हम तुरंत कर रहे हैं सर, तुरंत हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं सर, मामला हम समझते हैं क्या है। डीएसपी के पास फोन गया। अब डीएसपी तुरंत फोन करेगा किसको? डीएसपी फोन करेगा किसको? किसको? इंस्पेक्टर को। ठीक है ना? इंस्पेक्टर को फोन करेगा, इंस्पेक्टर को फोन करेगा। ठीक है ना? या फिर इंस्पेक्टर को ना करके ये सीधे फोन करेगा एसआई को, सब इंस्पेक्टर को। ठीक है ना? या फिर एसएचओ को फोन करेगा, थाना में प्यारे बच्चों एसएचओ होता है, उसको फोन करेगा। ठीक है ना? कहेगा कि जल्दी से हमको मामला का जानकारी दीजिए। अब एसएचओ क्या करेगा? 10 को पुलिस वाला के साथ जाएगा और देखेगा कि आखिर हुआ क्या है। ठीक है ना? तो ये सब पूरा प्रक्रम होता है, समझ में आया? सबके ऊपर कोई ना कोई होता ही है, समझ में आया ना? तो इस प्रकार से पावर का बंटवारा होता है। समझ में आ गया यहां तक? बताइए। हाँ, समझ में आ गया ना? तो ऐसे काम होता है प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि डीजीपी तुरंत उठ करके चलाएगा, सीएम तुरंत उठ करके चलाएगा। जब बहुत बड़ा मामला हो गया, जब लगा कि नहीं भाई एकदम पूरा नेशनल न्यूज हो गया, पूरा एकदम देश भर में इसका बात चल गया, पूरा एकदम सनसनीखेज न्यूज हो गया, तब सब दौड़ा लाएगा। एसआई भी दौड़ा लाएगा, एसएचओ भी दौड़ा लाएगा, इंस्पेक्टर भी दौड़ा लाएगा, डीएसपी भी पहुंच जाएगा, एसपी भी पहुंच जाएगा, डीआईजी भी पहुंच जाएगा, डीजीपी भी पहुंच जाएगा, और सबसे अंतिम में कौन पहुंचेगा? सीएम भी पहुंच जाएगा। जब मामला पूरा हाईलाइट हो जाता है ना, तो सब दौड़ल दौड़ल चल जाता है, समझ गए? जब मामला हाईलाइट होता है तो सब दौड़ा दौड़ा पहुंच जाएगा कि अरे भाई क्या हुआ, जरा जल्दी से चलिए, सब आखिर आ जाएगा, जितना पदाधिकारी है सब एकदम स्पॉट पर पहुंचेगा। ठीक है ना? और तब जाके क्या होगा? मामला का वहां से जांच पड़ताल शुरू होता है। लेकिन जब छोटा मोटा मामला है तो सिर्फ होने पर काम चल जाता है। ये सब इंस्पेक्टर जांच करके देगा इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर भेजेगा डीएसपी को, डीएसपी भेजेगा एसपी को, एसपी भेजेगा डीआईजी को, डीआईजी भेजेगा डीजीपी को, और डीजीपी से डायरेक्ट बात करता है कौन? सीएम, चीफ मिनिस्टर। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? हाँ, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो ये पोस्ट है प्यारे बच्चों, ये सबसे ऊपर का पोस्ट है। ठीक है ना? जब किसी का रिटायरमेंट होने वाला रहता है ना, तो 2 साल के लिए, साल भर के लिए डीजीपी बनाया जाता है। सबसे पुराना आदमी, जो सबसे एक्सपीरियंस वाला आदमी है। ठीक है? जैसे आप कुछ दिन पहले गुप्तेश्वर पांडे का नाम कौन, हाँ गुप्तेश्वर पांडे ना, गुप्तेश्वर पांडे का नाम सुनते होंगे। अभी तो वो बदल गए हैं, वो तो एकदम साधु महात्मा बन गए हैं। और अभी उनके जगह पर ना एक कोई सरदार जी हैं जो डीजीपी अभी बने हैं, नाम तो उनका एक्चुअली हमें याद नहीं है, लेकिन कोई सरदार जी हैं। ठीक है ना? डीजीपी
नाम क्या है आपको हम सर्च करके बताते हैं। कभी कोई आपसे पूछ देगा कि बिहार के डीजीपी कौन है तो शायद आप कंफ्यूज कर जाएं। बिहार के डीजीपी, डीजीपी ऑफ बिहार, हाँ, राजविंदर सिंह भट्टी। राजविंदर सिंह भट्टी नाम है जी। अभी जो वर्तमान में डीजीपी है ना, कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी। राजविंदर सिंह भट्टी, राजविंदर सिंह भट्टी, ये है प्यारे बच्चों अभी वर्तमान में बिहार के डीजीपी। ठीक है ना, कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी बिहार के डीजीपी हैं। याद रहेगा, समझ में आया? एक ही होते हैं बस, बिहार में जैसे सीएम एक है ना, वैसे प्यारे बच्चों डीजीपी भी बिहार में एक होते हैं, राजविंदर सिंह भट्टी। और जब रिटायरमेंट का समय आता है ना, जब कोई आदमी एकदम पूरा पक जाता है काम करते करते ना, एकदम पूरा एक्सपीरियंस सब फील्ड के हो जाता है ना, तब उसको बनाया जाता है डीजीपी, ताकि उसको सब चीज का नॉलेज रहे। ठीक है ना, 2-4-5 साल इंस्पेक्टर भी रहा हो, 2-4-5 साल डीएसपी रहा हो, 2-4-5 साल एसपी रहा हो, 2-4-5 साल डीआईजी रहा हो, तब सबसे अंतिम में बनता है डीजीपी, एकदम एकदम एक्सपीरियंस वाला आदमी। ठीक है ना, और डीजीपी को इतना पावर होता है कि किसी को कभी भी कोई मतलब सस्पेंड कर सकता है, कभी भी कुछ भी सुना सकता है खरी खोटी, लिखे ना। लेकिन सबसे ऊपर में कौन है? सबसे ऊपर में है अपने मंत्री जी। सबसे ऊपर में सबसे ज्यादा पावर किनको है? मंत्री जी को। किसी भी विभाग में, किसी भी विभाग में चले जाइए, सबसे ऊपरा पावर किसका होता है? मंत्री का होता है। मंत्री से ज्यादा पावर किसी का नहीं होता है। आईएएस आईपीएस सब मंत्री के नीचे होते हैं। तो ये होता है प्यारे बच्चों पावर का पूरा बंटवारा। इस तरीके से ना हमारे देश में शासन किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये सब जितने भी काम बताए ना, डीजीपी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, ये सब जितने भी हो गए, ये सब जितने भी हो गए ना, सब कौन होते हैं? कार्यपालिका होते हैं। कौन होते हैं? कार्यपालिका। इन्हीं को क्या कहा जाता है? कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है ना, इन्हीं को क्या कहा जाता है? कार्यपालिका कहा जाता है। समझ में आ गया? बताइए, यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया ना? वाह क्या बात है, सारे बच्चे को समझ में आ गया। तो कार्यपालिका आप लोग समझ गए। न्यायपालिका तो आप लोग जानते हैं, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, लोअर कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, जितने भी प्रकार के कोर्ट हैं सब क्या है भाई? न्यायपालिका है। ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना। बिहार में हाई कोर्ट कहाँ है? पटना में है ना हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। सब क्या है? न्यायपालिका है। ठीक है ना, सब क्या है? न्यायपालिका है। ओके, समझ में आ गया? हाँ, तो सबका पावर अपना अपना अलग अलग बटा हुआ है। न्यायपालिका, जैसे मान लिया जाए कि कोई आदमी बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ठीक है ना, बहुत बड़ा अपराध कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, ठीक है ना, क्या या फिर बहुत बड़ा कोई संगीन अपराध कर दिया, तो वो मामला पहले कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा। ठीक है ना, लोअर कोर्ट में जाएगा। वहां का जो लोकल लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट में जाएगा। अगर लोअर कोर्ट वाला क्या सुना दिया, देखिएगा ध्यान से, एक चीज और हम आपको बता ही देते हैं। अगर लोअर कोर्ट में उसका क्या हो गया, जैसे कोई भी मान लिया कि मुजरिम है, ठीक है ना, कोई भी मान लिया जाए कि मुजरिम है, ठीक है ना, और मुजरिम को मान लिया जाए कि कोई संगीन अपराध में पकड़ा गया है, ठीक है ना, मुजरिम है, इसको कोई संगीन अपराध में पकड़ा गया है, ये कहाँ जाएगा? लोअर कोर्ट में जाएगा, मतलब निचली अदालत में जाएगा। ठीक है ना, लोअर कोर्ट में, लोअर कोर्ट में गया, और लोअर कोर्ट में इसको कह दिया कि हम फांसी की सजा देते हैं। ठीक है ना, लोअर कोर्ट क्या कर दिया? उसको फांसी का सजा सुना दिया। अब ये लोअर कोर्ट से जाएगा हाई कोर्ट में, सोचेगा कि हाई कोर्ट में जाते हैं भाई, कहीं हाई कोर्ट में हमारा फांसी का सजा कुछ कम कर दे, कुछ हमको राहत मिल जाए। तो ये कहाँ जाएगा? अब हाई कोर्ट में जाएगा। ठीक है ना, कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट वाला कहा कि अरे तू इतना संगीन अपराध किया है, तुमको हम माफ करेंगे? नहीं माफ करेंगे। हाई कोर्ट वाला कह दिया कि जो लोअर कोर्ट का फैसला है वही हमारा फैसला है, मौत का सजा तुमको मिलेगा। अब ये कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में इसका सुनवाई होगा। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो मौत की सजा को बदल करके उम्र कैद की सजा सुना सकता है। ठीक है ना, उम्र कैद की सजा सुना सकता है, मामला को देखते हुए। अगर लगे कि नहीं भाई इसको उम्र कैद दे करके छोड़ दें, तो उम्र कैद की सजा सुना के छोड़ देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि नहीं, ये तो गड़बड़ है, ये तो संगीन अपराध किया है, बहुत खराब काम किया है, इसको मौत मिलना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि नहीं भाई, हम भी तुमको फांसी का सजा सुनाते हैं। तो अब तुम्हारा सारा दरवाजा बंद, एक दरवाजा फिर भी खुला हुआ है। अगर लोअर कोर्ट भी खत्म कर दिया, हाई कोर्ट भी मामला को रफा दफा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं माना, फिर भी एक चांस आपके पास और है, वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है ना, अगर राष्ट्रपति चाहे
तो आपकी मौत की सजा को कम या माफ कर सकता है, ठीक है ना। सबसे ऊपर में होता है प्यारे बच्चों राष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रपति चाहे तो आपकी मौत को सजा को भी कम कर सकता है या फिर माफ कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद याचिका सीधे लोग कहां जाकर के दायर करता है, राष्ट्रपति के पास क्षमा प्रार्थना करता है कि हमसे गलती हो गया है, आप हमारा सजा कम कर दीजिए या फिर आप इस सजा को टाल दीजिए, हमारा जान बख्श जाएगा। तो लोग राष्ट्रपति के पास जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास इतना ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर होता है कि उनको फैसला सुनाना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कोई संगीन मामला में पकड़ा गया, जैसे कोई रेप वाला केस में पकड़ा गया है, जैसे अभी आप लोग सुने होंगे निर्भया हत्याकांड, ठीक है ना। तो निर्भया हत्याकांड वाला में जो दोषी था उनको फांसी दिया गया। तो उस प्रकार से ना, उस प्रकार से जब उतना संगीन मामला हो, जब पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना, तो वैसे में राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वैसे में राष्ट्रपति भी कुछ नहीं करेंगे। राष्ट्रपति कहेंगे कि जो कोर्ट का न्यायालय है वो सर्वमान्य है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और राष्ट्रपति जब हाथ खड़ा कर लिए तो समझिए कि आपका अब फांसी तय है, जो मुजरिम है उसका फांसी तय है, ठीक है ना। तो ये होता है पूरा प्रावधान, समझ गया, ये होता है पूरा प्रावधान। तो ये होता है प्यारे बच्चों हमारे देश में कानून व्यवस्था, समझ में आया। और इस चीज को क्या कहा जाता है, इस चीज को क्या कहा जाता है, न्यायपालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यायपालिका। इस चीज को क्या कहा जाता है, न्यायपालिका कहा जाता है। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। इस चीज को क्या कहा जाता है, न्यायपालिका कहा जाता है। ये हो गया कार्यपालिका और ये हो गया न्यायपालिका। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों समझ में आ गया। कितने बच्चे को समझ में आया, जल्दी से एक बार ना कमेंट करके बताइए। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कितने बच्चे को समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कितने बच्चे को सब कुछ समझ में आ गया, फटाफट से ना आप लोग कमेंट करके बताइए। समझ में आ गया ना। आज सिर्फ शासन का बंटवारा ही आपको समझाएंगे, अगर इसी को समझ गए तब तो फिर क्या दिक्कत है, ये आपके जीवन में भी काम आएगा। निजी जिंदगी में भी ये सब का जानकारी होना चाहिए ना, है। निजी जिंदगी में भी जानकारी होना चाहिए ना कि दरोगा कोई काम को नहीं कर रहा है तो किसके पास जाना है, इंस्पेक्टर के पास। इंस्पेक्टर भी नहीं मान रहा है तो डीएसपी के पास जाएंगे, डीएसपी भी नहीं मान रहा है सीधे एसपी के पास चले जाएंगे, एसपी भी नहीं मान रहा है डीआईजी के पास चले जाएंगे, कमिश्नर के पास चले जाएंगे, वो भी नहीं मान रहा है तो डीजीपी के पास जाके आवेदन देंगे, डीजीपी भी नहीं मान रहा है तो सरकार के अपर सचिव, मुख्य सचिव के पास चले जाइए, सीएम के पास, सीएम का जनता दरबार लगता है वहां जाकर के आवेदन दीजिए, सब मानेगा, ठीक है ना। तो पावर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये चीज सबको समझ में आ गया। चलिए, तो ये प्यारे बच्चों अभी तक ना हम आपको क्षैतिज बंटवारा के बारे में बता रहे थे, अभी तक हम आपको क्षैतिज बंटवारा के बारे में बता रहे थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब हम आपको बताते हैं स्तरीय बंटवारा के बारे में, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं स्तरीय बंटवारा। स्तरीय बंटवारा मतलब होता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। जैसे दिल्ली में मोदी जी बैठे हुए हैं, उनके पास सबसे ज्यादा पावर है, देश को चला रहे हैं, ठीक है ना। दिल्ली में मोदी जी बैठे हुए हैं, उनके पास सबसे ज्यादा पावर है, पूरे देश को हैंडल कर रहे हैं ना, पूरे देश को चला रहे हैं। और उनके नीचे कौन आ जाते हैं, उनके नीचे आ जाते हैं राज्य सरकार। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार के नीचे राज्य सरकार और राज्य सरकार के नीचे सब स्थानीय सरकार आएगा, ठीक है। जैसे समझिएगा बात को ना आप इस तरीके से समझिए। क्षैतिज बंटवारा हम आपको समझा दिए, अब हम आपको समझाते हैं स्तरीय बंटवारा। अब क्या समझाते हैं, स्तरीय बंटवारा। स्तरीय बंटवारा देखिए, ये जो स्तरीय बंटवारा हुआ, इसमें सबसे ऊपर में आता है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, ठीक है ना, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। और इसमें प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री आप लोग जानते होंगे। तो भारत में सबसे ज्यादा पावर तो ऐसे राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए, ठीक है ना। भारत में ऐसे सबसे ज्यादा पावर की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। प्रधानमंत्री के हाथ में सब कमान होता है, ठीक है ना। कहने के लिए तो आपको यह पढ़ाया जाता है कि राष्ट्रपति के पास देश का सर्वोच्च पावर होता है, क्योंकि वो सर्वोच्च नागरिक होते हैं देश का, लेकिन सिर्फ कहने के लिए, ठीक है ना। असली जो पावर होता है वो किनके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास होता है, जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनके पास सबसे ज्यादा पावर होता है। तो केंद्र सरकार में कौन है भाई, प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। सबसे ऊपर जो स्तरीय बंटवारा है उसमें सबसे ऊपर है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद नीचे कौन आ जाते हैं भाई, राज्य सरकार। कौन आ जाते हैं, राज्य सरकार, राज्य सरकार। और राज्य सरकार में कौन आते हैं, मुख्यमंत्री, ठीक है ना, मुख्यमंत्री। जैसे अगर हम आपको बिहार का एग्जांपल देकर के समझाएं, ठीक है ना, जैसे अब अगर हम आपको बिहार का एग्जांपल देकर के समझाएं तो सबसे ऊपर में कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। अभी वर्तमान में बात किया जाए तो नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर में, नरेंद्र मोदी हैं।
ठीक है ना। उनके बाद पावर किनका होता है, उनके बाद पावर राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार जैसे अगर बिहार में बात किया जाए तो बिहार में नीतीश कुमार हैं, तो नीतीश कुमार, ठीक है ना, नीतीश कुमार का पावर आएगा उनके बाद, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा पावर नरेंद्र मोदी के पास, उनके बाद नीतीश कुमार के पास, और उसके बाद पावर होता है स्थानीय सरकार के पास। किसके पास? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में कौन कौन आ जाता है? जैसे आप लोग सुनते होंगे जिला परिषद होता है, जैसे आप लोग सुनते होंगे एमएलसी हो गया, जैसे आप लोग सुनते होंगे एमएलए हो गया, जैसे आप लोग सुनते होंगे विधायक के बारे में, जैसे आप लोग सुनते हैं मुखिया, जैसे आप लोग सुनते हैं सरपंच, ठीक है ना। ये सब होता है स्थानीय सरकार, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे चीज आते हैं। जिला परिषद हो गया, जिला पार्षद हो गया, ठीक है ना, एमएलए हो गया, एमएलए हो गया, एमएलसी हो गया, ठीक है। इसके अलावा मुखिया हो गया, मुखिया हो गया, ठीक है। उसके अलावा सरपंच हो गया, सरपंच हो गया। इसके अलावा, ठीक है ना, इसके अलावा नगर निगम का जो हेड होता है, ठीक है ना, नगर निगम का जो हेड होता है वो सब हो जाता है। तो ये सब प्यारे बच्चों कहाँ पर आते हैं? स्थानीय सरकार में आते हैं, जो कि निचले जनता के स्तर पर काम करते हैं, ठीक है ना। ये सब जनता के स्तर पर जाकर के क्या करते हैं? काम करते हैं। सबसे ऊपर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद राज्य सरकार मुख्यमंत्री, जैसे बिहार में नीतीश कुमार है, ठीक है ना। उत्तर में योगी आदित्यनाथ है, उत्तर में बुलडोजर बाबा उनको कहा जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद नीचे स्थानीय सरकार, जिला परिषद ये सब आता है, मुखिया सरपंच जो होता है ना वो सब स्थानीय सरकार होता है। तो इस तरीके से स्तरीय बंटवारा हुआ पावर का। सबसे ज्यादा पावर रहेगा भाई प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री जो भी बात बोलेगा और राज्य सरकार को मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो कुछ कुछ चीज ऐसा होता है जिसमें प्रधानमंत्री का पावर होता है, कुछ चीज ऐसा होता है जिसमें राज्य सरकार का पावर होता है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे, आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि सूची बना हुआ है, ठीक है ना। एक सूची बना हुआ है संविधान में कि सूची में जो चीज दिया गया है उसमें किसका पावर चलेगा। जैसे शिक्षा हो गया तो उसमें किसका पावर चलेगा, स्वास्थ्य हो गया तो उसमें किसका पावर चलेगा, और जैसे सड़क निर्माण हो गया तो उसमें किसका पावर चलेगा, विद्यालय हो गया तो उसमें किसका पावर चलेगा। तो इस तरह के से ना एक सूची बना हुआ है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री के लिए जो सूची बना है, जो प्रधानमंत्री के काम है, उसको कहा जाता है संघ सूची। ध्यान रखिएगा, उसको क्या कहते हैं? संघ सूची। तो संघ सूची के अंतर्गत जितने सारे भी काम है वो सब प्रधानमंत्री करवाएंगे, ठीक है ना। संघ सूची के अंतर्गत जितने सारे भी काम है वो सब केंद्र सरकार के अंडर में आएगा, उसको केंद्र सरकार हैंडल करेगा। राज्य सूची, ध्यान रखिएगा, एक होता है राज्य सरकार के लिए राज्य सूची। क्या होता है? राज्य सूची। तो राज्य सूची में जो चीज आएगा वो राज्य सरकार काम करेगा। जैसे देखते हैं ना, अब हम लोग बनाते हैं, जैसे मार्केट से कोई सामान जाकर के खरीदना है तो, या फिर कहा जाता है मान लीजिए कि गांव में कोई प्रोग्राम है तो एक लिस्ट बना दिया जाता है ना। सूची मतलब क्या हुआ? लिस्ट। लिस्ट बना दिया जाता है, देखो भाई तुमको ये पावर दिया जाता है, तुमको ये बनाया जाता है, तुम इस चीज का देखरेख करेगा, तुम इस चीज का देखरेख करेगा। वैसे ही सरकार के बीच में ना विभाजन कर दिया गया है काम का, कि ये काम प्रधानमंत्री करेंगे, केंद्र सरकार करेगा, ये काम मुख्यमंत्री करेंगे, राज्य सरकार करेगा, ठीक है ना। तो जो काम केंद्र सरकार करेगा उसको संघ सूची में रखा गया, जो काम राज्य सरकार करेगा उसको राज्य सूची में रखा गया। और कुछ काम ऐसा था ना जो बोला गया कि दोनों सरकार मिल करके करेगा, केंद्र सरकार भी मिलकर करेगा और राज्य सरकार भी मिल करके करेगा। और वैसे काम को कहा गया प्यारे बच्चों समवर्ती सूची। क्या कहा गया? समवर्ती सूची। हालांकि आगे इसके बारे में और विस्तार से पढ़ाएंगे, आगे इसके बारे में हम और विस्तार से पढ़ाएंगे। समवर्ती सूची जो कि संघ सूची और राज्य सूची दोनों का मिश्रण है, ठीक है ना। तो इसके बारे में ना हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो स्तरीय बंटवारा इस तरीके से हुआ, समझ में आ गया? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये हुआ स्तरीय बंटवारा। तो पावर को दो तरीकों से डिवाइड किया गया, ठीक है ना, क्षैतिज बंटवारा और स्तरीय बंटवारा। क्षैतिज बंटवारा में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हो गया। स्तरीय बंटवारा में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्तरीय क्या स्थानीय सरकार आ गया। उसके अलावा कुछ फैसला ऐसा होता है जो न इधर क्षैतिज बंटवारा में है न तो इधर स्तरीय बंटवारा में है। मतलब कुछ फैसला ऐसा है जो ना विधायिका कर पाता है और कुछ फैसला ऐसा है जो ना केंद्र सरकार, राज्य सरकार कर पाता है। वो फैसले होते हैं जैसे प्यारे बच्चों धार्मिक फैसले हो गए, धर्म समूहों के सत्ता का बंटवारा, जैसे किसी मंदिर मस्जिद के बारे में बात हो गया। जैसे आप लोग कैलेंडर देखते होंगे ना, आप लोग कैलेंडर देखते होंगे, ये वाला कैलेंडर किस दिन दशहरा, किस दिन रक्षाबंधन, किस दिन दीपावली, ये जो होता है ये सब धार्मिक चीज से जुड़ा हुआ चीज होता है और उसे सरकार को मानना पड़ता है। तो जो धार्मिक लोग होते हैं ना उस चीज का फैसला करते हैं कि किस दिन क्या रहेगा।
अपना पतरा देख करके, जो भी उनका ग्रंथ होता है उसको देख करके वो फैसला करते हैं कि भाई दशहरा इस दिन रहेगा, होली इस दिन रहेगा, दीपावली इस दिन रहेगा। तो ये सब का ना एक अलग नियम कानून है और उस चीज को सरकार को मानना होता है। ठीक है, तो विभिन्न धर्म समूहों में सत्ता का जो बंटवारा होता है ना, वो उनका अलग होता है। इसके अलावा आरक्षण की अगर बात किया जाए तो आरक्षण भी किसके हाथ में होता है? आरक्षण में भी प्यारे बच्चों संविधान के हाथ में है, यानी कि केंद्र सरकार के हाथ में है। तो अगर केंद्र सरकार चाहे तो आरक्षण किसी का भी खत्म कर सकता है, केंद्र सरकार चाहे तो किसी का आरक्षण बढ़ा सकता है। तो ये सब बात होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुल सत्ता का बंटवारा किया जाता है। सत्ता का पूरा बंटवारा किस तरीके से होता है, शासन का पूरा बंटवारा किस तरीके से होता है, किस तरीके से एक राज्य चलाया जाता है, किस तरीके से शासन व्यवस्था पूरा है, इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज हुआ कि नहीं हुआ, बता दीजिए। इसके बारे में आप लोग समझ गए सब कुछ? सारे बच्चे ना एक बार जम करके कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हम समझ गए, तब हमें संतुष्टि मिलेगा। एक बार ना जल्दी से आप लोग एकदम जम करके कमेंट करिए और बताइए कि हाँ सर हम समझ गए, हमें समझ में आ गया। आज प्यारे बच्चों ना बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको हम शासन का बंटवारा समझाए हैं। इतना बढ़िया से ना आपका किताब में भी नहीं लिखा हुआ है कहीं पर, जितना बढ़िया से हम आपको समझा दिए। बताइए सब कुछ समझ में आ गया ना? सब कुछ समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, सब कुछ समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के ना इस तरीके से शासन का पूरा बंटवारा होता है। अब इससे संबंधित प्यारे बच्चों कल हम आपको क्या बताए थे? लोकतंत्र के बारे में और सत्ता का साझेदारी उसके बारे में बताए थे, और आज बताए शासन का बंटवारा। तो इनसे संबंधित ना जितने भी सारे क्वेश्चन हैं कल हम आपको बता देंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इससे संबंधित वो सब प्यारे बच्चों हम आपको कल बताएंगे। कल बहुत कुछ बताएंगे, कल भी क्लास में मजा आएगा। परिवारवाद बताएंगे, धर्मनिरपेक्षता बताएंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, परिवारवाद क्या होता है, बिहार में परिवारवाद किस तरीके से बिहार को बर्बाद किया है, देश को कैसे बर्बाद किया है परिवारवाद। तो ये सब प्यारे बच्चों बताएंगे हम आपको अगली क्लास में, ठीक है ना। पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा एक बार एकदम ईमानदारी के साथ बताइएगा। पढ़ने में आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कल से ना सुबह में इकोनॉमिक्स का क्लास चलेगा, ध्यान रखिएगा। कल से सुबह में एप्लीकेशन पर इकोनॉमिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर का क्लास चलेगा एकदम बेहतरीन तरीके से। तो अगर आप लोग को इकोनॉमिक्स दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ना है तो भाई टॉपर बैच में आ जाइएगा, ठीक है ना। सुबह में 9 बजे, सुबह में एप्लीकेशन पर, टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पर सुबह में 9 बजे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों जबरदस्त तरीके से आप लोग को समझ में आ गया, एकदम अच्छे तरीके से आप लोग क्लास कर रहे हैं, मजा भी आ रहा है आप लोग को क्लास करने में। ये सब चीज तो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चीज है जिसके बारे में हमें हर हाल में जानकारी होना चाहिए। कभी ना कभी तो यूज आएगा, कभी ना कभी तो यूज आएगा, ठीक है ना। कोई थाना में जाता है कोई रिपोर्ट लिखवाने के लिए, बड़ा बाबू बात नहीं मानते हैं, ठीक है ना, दरोगा बात नहीं मानता है, तुरंत हमारे पास जानकारी रहता है कि दरोगा नहीं मान रहा है, चलो डीएसपी के पास, डीएसपी भी नहीं मानेगा, चलो एसपी के पास, ठीक है ना। तो ये सब जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के हमें लगता है कि आज का क्लास एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए, और हम भी ना बताते बताते कहाँ खो गए थे पता ही नहीं चला। इतना भोर विभोर हो गए थे ना बताते बताते, आज बिल्कुल सच बता रहे हैं, पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कब निकल गया, ठीक है ना। हमें तो लग रहा है कि मुश्किल से 10-15 मिनट हम पढ़ाए हैं, लेकिन पता नहीं चला 1 घंटा कब निकल गया। खैर कोई बात नहीं, इसी तरीके से क्लास चलते रहेगा, समझ गए ना। ऐसा ही होता है प्यारे बच्चों, पढ़ाई ऐसा ही होता है कि पता ना चले। समय देख करके अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो पढ़ाई क्या करवाएगा, या फिर कोई बच्चा अगर समय देख करके पढ़ रहा है तो फिर वो पढ़ाई क्या करेगा, उसको तो समय पार करना है, ठीक है ना। तो ये सब चीज समय के साथ नहीं किया जाता है, एकदम जाते रहिए जाते रहिए जाते रहिए, ठीक है ना। चलिए, तो लास्ट में हम यही कहेंगे कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है ना। हम जाते जाते यही कहेंगे कि कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा, क्योंकि आज के कमेंट का हम इंतजार करेंगे। तो कमेंट आपका आना चाहिए, कमेंट बॉक्स हम रात में डेली पढ़ते हैं, तो अगर कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, हमें कमेंट पढ़ करके मन खुश हो जाता है। तो कमेंट आप लोग का जरूर आना चाहिए प्यारे बच्चों, कमेंट करिएगा एकदम दिल से कि सर आज का क्लास हमें कैसा लगा। अगर प्यारे बच्चों क्लास अच्छा लगा हो तो एकदम लाइक भी ठोकिएगा और शेयर भी करिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं जो बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आगे के हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही कल सुबह में हम आपको बार बार कह रहे हैं कि टॉपर बैच में इकोनॉमिक्स शुरू हो रहा है, तो सारे बच्चे वहां पर आइएगा, क्लास करिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में जबरदस्त तरीके से,
तब तक के लिए जय हिंद।